Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in this lecture of theory of supply. So in the last lecture, we discussed about what is supply, what is stock, and what is quantity supply. The basic difference between these three words, that is supply, stock, and the quantity supplied, should be made very clear in order to understand the various aspects related with the supply of a commodity. So उसके बाद हमने बात की कि there are two types of supply. One is called individual supply and other one is called the market supply. So आज हम बात करेंगे representation of supply. So representation of supply. सो पहली बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई. मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड नहीं यूज किया, इसलिए मैंने अपने इसी लेक्चर के अंदर फर्स्ट लाइन जो यूज की, मैंने ये कहा कि द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई शुड बी वेरी क्लियर. बिकॉज स्टॉक क्या है? स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर. नंबर टू, सप्लाई क्या है कि जब मार्केट के अंदर बहुत सारे यानी कि वेरियस पॉसिबल प्राइसेस होंगे और उन वेरियस पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर वो मार्केट में कितनी कितनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उसको सेल करने के लिए रेडी होगा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. और अगर हम उसे एक सिंगल प्राइस ऑफर करते हैं और उसके ऊपर वो हमें एक सिंगल क्वांटिटी ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड मार्क जो है क्वांटिटी सप्लाई. ओके, सो स्टॉक क्या हुआ? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर. सप्लाई में क्या होगा? वेरियस पॉसिबल प्राइसेस होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरियस पॉसिबल यूनिट्स होंगे जो वो मार्केट के अंदर भेजने के लिए रेडी होगा. क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा? एक सिंगल जो है प्राइस होगा और उसके ऊपर वो एक सिंगल यूनिट ही जो है वो ऑफर करेगा. सो मैंने यहाँ पे लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई. तो मैंने क्वांटिटी सप्लाइड की बात नहीं की. इसका मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो हमें सप्लाई को रिप्रेजेंट करना है, वो हमें क्वांटिटी सप्लाइड को रिप्रेजेंट जो है वो नहीं करना है. तो अब क्वेश्चन उठा कि जो भी एक प्रोड्यूसर है, ओके, क्योंकि सप्लाई जो है दैट इज डन बाय अ प्रोड्यूसर. सो वो जो प्रोड्यूसर है वो अपने कितने यूनिट्स जो हैं वो सप्लाई करेगा, हमने अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सो देयर आर टू मेथड्स जिसके थ्रू एक जो प्रोड्यूसर है वो उसने कितनी सप्लाई करनी है, मतलब डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर उसने कितने डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए भेजने हैं. अगर उसने उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है. पहला जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो रहेगी थ्रू अ शेड्यूल. तो हम उसको बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल. मतलब जो पहला तरीका है जिससे एक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो है उसका तरीका क्या है? शेड्यूल. अब क्वेश्चन उठा शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल मींस अ टेबल. ओके, शेड्यूल मींस अ टेबल. तो वो क्या कर सकता है? सप्लाई को भी उसने डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कितने यूनिट्स को सप्लाई करना है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. ओके, सो वो टेबल के थ्रू जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाला है. मतलब वो क्या करेगा? एक टेबल बनाएगा. ओके, टेबल में क्या होगा? रोज होंगी, कॉलम होंगे. तो वो उनको क्या करेगा? टेबल को बनाएगा और उस टेबल के अकॉर्डिंगली वो आपको बता देगा कि अगर इतना प्राइस होगा तो इतनी सप्लाई करूंगा, इतना प्राइस होगा तो इतनी सप्लाई करूंगा, इतना प्राइस होगा तो इतनी सप्लाई करूंगा. मतलब वो प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको सप्लाई जो है वो बता देगा. बट जो कुछ भी बताएगा विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, वो टेबल की हेल्प से बताएगा. अब उसने जो टेबल बनाना है, अब शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? टेबल. अब उसने जो टेबल बनाना है वो किसका बनाना है? सप्लाई का. टेबल किसका बनाना है? सप्लाई का ना, तभी तो बोला सप्लाई शेड्यूल.
सो अगर उसने टेबल जो है वो सप्लाई का बनाना है, तो हमने तो अभी बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि सप्लाई जो है वो तो दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। अब उसने दोनों सप्लाई को दिखाना है। सो दोनों सप्लाई को दिखाने के लिए जो वो शेड्यूल बनाएगा वो भी कितनी तरह का होगा, दो तरह का। सो जिस शेड्यूल के थ्रू वो क्या करेगा, वो अपनी इंडिविजुअल सप्लाई को दिखाएगा, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ओके, सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल मतलब टेबल, टेबल किस चीज का, टेबल किसका, ध्यान से देखो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, हमने एक टेबल बनाना है, किस चीज का बनाना है, इंडिविजुअल सप्लाई का। इंडिविजुअल सप्लाई मींस इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई का। भी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या एक इंडिविजुअल सेलर जो है वो कितनी कितनी सप्लाई करता है एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। तो हम क्या करेंगे, अब सोचो कि हमने जो टेबल बनाना है वो टेबल किसका बनाना है, टेबल हमने सप्लाई का बनाना है ना। तो अब अगर हमने सप्लाई का टेबल बनाना है तो एक चीज तो उसमें सप्लाई तो पक्का होगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, स्टूडेंट आमतौर पे इस चांस में गलती कर जाते हैं। कैसे गलती कर जाते हैं कि उनको बोला जाता है कि आप बनाइए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, तो क्या करते हैं, डिमांड का बना देते हैं। अब सोचो कहीं इसमें डिमांड वर्ड आया, नहीं आया ना, तो वर्ड कौन सा आया, सप्लाई आया। तो सप्लाई आया है तो सप्लाई तो पक्का होगा। मतलब जो आपने शेड्यूल बनाना है वो आपने सप्लाई का बनाना है। तो अगर सप्लाई का शेड्यूल बनाना है, सप्लाई का टेबल बनाना है, तो उसमें सप्लाई तो पक्का होगी। तो एक तो हमने सप्लाई ले लिया, अब एक चीज का काय का टेबल, क्योंकि अगर टेबल बनाना है तो कम से कम उसके अंदर क्या होना चाहिए, दो कॉलम होने चाहिए। अब एक कॉलम तो सप्लाई का बन जाएगा, दूसरा कॉलम किसका बनेगा, दूसरा कॉलम बनेगा उस चीज का जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है। ध्यान से सोचो, दूसरा कॉलम उस चीज का बनेगा जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है। अब सप्लाई तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, सप्लाई तो प्राइस पे भी डिपेंड करती है, सप्लाई तो मौसम किस तरह का है उस पे भी डिपेंड करती है, सप्लाई जो है वो तो प्रोड्यूसर के बिहेवियर पे भी डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर किसी भी कम्युनिटी की सप्लाई अफेक्ट करती है, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट कम्युनिटी। भी मार्केट के अंदर उस चीज का प्राइस कितना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम सप्लाई शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें एक कॉलम तो आप सप्लाई का ले लीजिएगा, दूसरा कॉलम उस चीज का लीजिएगा जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है। तो सप्लाई वैसे तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, पर अगर किसी फैक्टर पे वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है तो वो होता है उस कम्युनिटी का अपना प्राइस। मतलब मार्केट में वो चीज का प्राइस जो है वो कितना है। ठीक, तो सपोज करते हैं कि प्राइस जो है वो उस कम्युनिटी का है 1 रुपी। ओके, सो 1 रुपी के ऊपर सप्लाई जो है सपोज करो वो है 1। अब जो सप्लाई हम ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, अब देखो सप्लाई ले रहे हैं इंडिविजुअल की, एक फर्म की। तो हम लिख लेते हैं सप्लाई बाय फर्म ए, कोई ए फर्म है वो सप्लाई कर रही है। ओके, सो प्राइस 1 रुपी का है तो ए फर्म कहती है कि हम उस पे 1 यूनिट जो है उसकी सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर प्राइस मान लो हो जाता है 2 रुपी का, अब उसके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर हम ये मान ले कि उसकी कॉस्ट जो है, जो उस चीज को बनाने पे उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो सेम, तो अगर रेट बढ़ गया मार्केट में, अब जितना उसके ऊपर खर्चा पड़ रहा है वो सेम है, प्राइस मार्केट में बढ़ गया, तो जो पर्सन चीज को बेच रहा है उसको तो फायदा होएगा। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार रेट बढ़ गए, मुझे तो फायदा हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी ज्यादा चीजें मार्केट में भेजूं। तो वो क्या करेगा, वो कहता है मैं तो अपनी 2 कम्युनिटी मार्केट में भेजता हूं। अगर हो गया प्राइस 3 तो वो क्या करेगा, उसके प्रॉफिट और बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, और कम्युनिटी मार्केट में भेजेगा। अगर रेट और बढ़ जाए तो वो और कम्युनिटी मार्केट में भेजेगा, अगर रेट और बढ़ जाए तो वो और कम्युनिटी मार्केट में भेजेगा। सो ये क्या बन गया, पहली बात तो ये देखो, ये बना सप्लाई का एक टेबल। टेबल में क्या हुआ, ये आ गए कॉलम, ठीक है, एक प्राइस का कॉलम और एक सप्लाई का कॉलम, 2 कॉलम हो गए।
अब रोज कितनी है, रोज क्या होता है, लाइंस, कितनी लाइंस है, एक लाइन हमने प्राइस और सप्लाई के लिए ली होगी, जब आपने अपनी कॉपी पे इसको बनाया होगा तो आपकी कितनी लाइन यूज हुई है, तो एक लाइन में तो आपने प्राइस और सप्लाई लिखा होगा, एक में ये लिखा होगा 2 3 4 5 और 6, तो इसमें हमने 2 कॉलम्स लिए हैं और हमने इसमें 6 रोज ली हैं या 6 लाइंस ली हैं, तो ये क्या बन गया, एक टेबल बन गया। शेड्यूल का मतलब क्लियर, टेबल बनाया, किसका बनाया, सप्लाई का बनाया, सप्लाई आ गई। अब सप्लाई किसकी, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म की, और वो इंडिविजुअल फर्म कौन सी है, ए, तो हमने इसके थ्रू इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है हमने उसको दिखा दिया। Now it's clear to you? So individual supply schedule कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है, तब कहेंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल। पहले तो शेड्यूल का मतलब बताओ, टेबल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग वेरियस पॉसिबल सप्लाइड, various possible supply of a commodity by an individual firm at various possible prices. Definition is clear. Repeat करता हूं कि individual supply schedule is a table shows various possible supply, various possible supply of a commodity by an individual firm at various possible prices। बस बन गई डेफिनेशन। अगर आप इसके नाम से इसको क्लियर करेंगे तो डेफिनेशन जो है वो अपने आप जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या करता है, एक टेबल है जो क्या करता है, आपको बहुत सारे वेरियस पॉसिबल सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी दिखाता है एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस बाय एन इंडिविजुअल फर्म, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्लियर। अब हमने कहा था कि सप्लाई तो दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। अब अगर हमने टेबल के थ्रू दिखाना है तो टेबल के थ्रू हम इंडिविजुअल सप्लाई को भी दिखा सकते हैं और हम मार्केट सप्लाई को भी दिखा सकते हैं। तो जो सेकंड टेबल हमारा रहेगा उसको हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब फिर नाम से क्लियर कर लीजिए, मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, तो शेड्यूल है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। किसका, सप्लाई का। अगर हमने सप्लाई का टेबल बनाना है तो पहली चीज तो क्या होगी, इसमें सप्लाई होगी, ठीक, और दूसरी चीज क्या होगी, अब टेबल है तो दूसरी चीज क्या लेंगे, 100 सप्लाई ले लिया, एक वो चीज लेंगे जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है। तो सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर, तो हमने प्राइस ले लिया। पर जो कहता है आपने सप्लाई दिखानी है ना, वो एक इंडिविजुअल फर्म की नहीं दिखानी, मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी की सप्लाई दिखानी है। मतलब हम मान लेते हैं कि सप्लाई बाय फर्म ए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मार्केट में उस चीज की सप्लाई करने वाली दो ही फर्म्स हैं। तो अब अगर कोई सप्लाई करेगा तो कौन करेगा, वो दो फर्म्स ही करेंगी। तो ये हमने लिख लिया सप्लाई बाय फर्म ए, यहां पे हमने लिख लिया सप्लाई बाय फर्म बी, और यहां पे हम दोनों का टोटल लगा के लिख देंगे मार्केट सप्लाई। जैसे अगर मान लीजिए कि प्राइस 1 रुपी का है तो ए फर्म कहती है कि 1 रुपी पे मैं 1 यूनिट मार्केट के अंदर सेल करने के लिए भेज रही हूं। बी फर्म कहती है कि मैं तो 2 यूनिट भेज रही हूं। अब 1 रुपी रेट है, ए फर्म कहती है मैं 1 यूनिट भेज रही हूं, बी कहती है मैं भी 2 यूनिट भेज रही हूं। मतलब मार्केट में कितने यूनिट्स आएंगे, 1 यूनिट ये भेजेगी, 2 ये भेजेगी, तो मार्केट में कितने यूनिट आए, 3। तो ये क्या हो गई, मार्केट सप्लाई हो गई। कैसे किया, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो ये आ गया 3। मान लीजिए कि प्राइस है वो है 2 रुपी का, ए फर्म कहती है कि मैं तो 2 यूनिट मार्केट में भेजूंगी, बी कहती है मैं 3 यूनिट मार्केट में भेजूंगी। सो ये 2 भेजेगा, ये 3 भेजेगा, तो दोनों कितना भेजेंगे, 5। ओके, अगर 3 रुपी का रेट है, ये कहती है कि मैं 3 यूनिट मार्केट में भेजूंगी, ये कहती है कि मैं 4 यूनिट मार्केट में भेजूंगी,
अब 3 ये भेजेगी, 4 ये भेजेगी, तो टोटल मार्केट में कितने यूनिट आएंगे? 7। अब अगर मान लो रेट हो गया 4 रुपए का, ये कहती है कि मैं 4 यूनिट मार्केट में भेजूंगी, ये कहती है कि मैं 5 यूनिट मार्केट में भेजूंगी। अब 4 ये भेजेगी, 5 ये भेजेगी, तो टोटल मार्केट में कितने आएंगे? 9 यूनिट। अगर रेट हो गया 5 रुपए, ये कहती है मैं 5 यूनिट मार्केट में भेजूंगी, ये कहती है मैं 6 यूनिट मार्केट में भेजूंगी। अब 5 इसने भेजे, 6 इसने भेजे, तो मार्केट में कितने आए? 11। तो ये क्या बन गया? ये भी एक शेड्यूल यानी कि टेबल बन गया। किस चीज का? सप्लाई का। पर सप्लाई किसकी? एक इंडिविजुअल फर्म की नहीं, बल्कि मार्केट में उस कमोडिटी की सप्लाई करने वाली जितनी भी फर्म्स थी, जितनी मतलब हमने कितनी ली? 2, तो उन दोनों का एक टोटल शेड्यूल बन गया। इसको हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब अगर इसकी डेफिनेशन देनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? फिर नाम से पकड़ेंगे, हम बोलेंगे कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल। सबसे पहले तो शेड्यूल को ले लिया, इज अ टेबल shows various possible supply, various possible supplies of a commodity। एक commodity की सप्लाई दिखानी है, so various possible supplies, various possible मतलब 3, 5, 7, 9, 11 at various possible prices, 1, 2, 3, 4, 5, various possible prices by all the firms in the market of that particular commodity। market supply schedule क्या बना? market supply schedule is a table shows various possible units of a commodity that are supplied to the market by all the firms in the market at various possible prices। simple कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? एक ऐसा टेबल है जो क्या दिखाता है? वेरियस पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी दिखाता है जो मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस होंगे, डिफरेंट पॉसिबल सप्लाई होगी, पर सप्लाई किसकी होगी? एक इंडिविजुअल फर्म की नहीं होगी, बल्कि उस मार्केट के अंदर उस कमोडिटी की सप्लाई करने वाली जितनी भी फर्म्स हैं, सारी की सारी फर्म्स की होगी। तो उसको हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है वो बोल देंगे। नाउ इट्स क्लियर टू यू। सो अब ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई बाय अ शेड्यूल, बाय अ टेबल। अब एक तरीका और भी है कि हम सप्लाई जो है उसको दिखा सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसको ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। मतलब उसके लिए हमें अब जो है टेबल जो है वो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो आपका पार्ट बी है, उसके अंदर हम यही चीज सीखते हैं कि जब भी आपने किसी भी कम्युनिटी का कोई ग्राफ बनाना है, आपने कोई भी ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए? टेबल बनाना जरूरी है। क्या होता है, अगर आप अपनी ग्राफ की कॉपी देखें ध्यान से, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक साइड में ग्राफ बनाने के लिए जगह होती है, वो ग्रीन सा पेपर होता है, उसमें बीच में ब्लॉक्स बने होते हैं, है ना? तो वो तो ग्राफ के लिए होता है। जो इसका लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है? वो सिंपल कॉपी का पेज होता है ना? लाइंस होती है, उसमें रोज बनी होती हैं। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जो लेफ्ट साइड है वहां पे आप उसका टेबल बनाइए और राइट साइड में आप उसका ग्राफ बनाइए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो कि अगर आपको ही आपने ही कल को चेक करना है, या आपके टीचर ने उसको चेक करना है, अभी आपने ग्राफ जो है वो ठीक बनाया या वो गलत बनाया, तो कैसे चेक करेगा? इधर टेबल बना होगा, इधर उसका ग्राफ बना होगा, वो इधर टेबल में क्या करेगा? वैल्यूज चेक करेगा, और इधर ग्राफ में वैल्यूज चेक करेगा कि क्या टेबल की वैल्यू और ग्राफ की वैल्यू मैच करती है या नहीं करती। आपने सिर्फ ग्राफ बना दिया, आपने टेबल बनाया ही नहीं, तो उसका क्या फायदा? वैल्यूज कैसे मैच होंगी? सो जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई करते हैं बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो उसमें हमें पहले टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो उसको हम कहते हैं, इसमें अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई। अब जब हम किसी भी सप्लाई शेड्यूल
ठीक है, क्या हम क्या करेंगे, हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्व मिलेगी, एक कर्व मिलेगी। कौन सी कर्व मिलेगी, सप्लाई की। अब जो सप्लाई कर्व है वो किससे मिलेगी, वो मिलेगी सप्लाई के टेबल से, क्योंकि मैंने कहा पहले टेबल बनाएंगे फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तब हमें कर्व मिलेगी, तो उस कर्व को बोलेंगे सप्लाई कर्व। ठीक, अब सप्लाई कर्व किससे मिलने वाली है, सप्लाई के टेबल से, यानी कि सप्लाई के शेड्यूल से। अब सप्लाई शेड्यूल कितनी तरह का, सप्लाई शेड्यूल दो तरह का। कौन कौन सा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होगा उससे हमें मिलेगी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल होगा उससे हमें मिलेगी मार्केट सप्लाई कर्व। बस दो तरह के शेड्यूल है और उससे हमें दो ही तरह की जो है वो कर्व मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली की, जो है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसे बनेगी, इससे पहले आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बना लेते हैं, यहां पे प्राइस लिख लेते हैं और यहां पे सप्लाई लिख लेते हैं, सप्लाई बाय फर्म ए। सो वही टेबल जो हमने पहले बनाया था वही अभी ले लेते हैं, 2 3 4 5, इधर भी 2 3 4 5। सो ये हो गया प्राइस और ये हो गई सप्लाई बाय फर्म ए, ये तो बन गया शेड्यूल। अब इसी की हमें कर्व चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो ग्राफ बना लेते हैं। सो ग्राफ में हम ऑलरेडी डिमांड वाले चैप्टर में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो y एक्सिस है उसके ऊपर हमने प्राइस लेना है, और जो x एक्सिस है अब वहां पर हमने लेनी है सप्लाई, सप्लाई बाय फर्म ए। ओके, अब मैंने ऑलरेडी डिमांड वाले चैप्टर में ये चीज क्लियर की हुई है, क्योंकि ये इधर प्राइस लिया है इधर सप्लाई ली है, ये कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला चक्कर नहीं है जो आप ये सोचो कि इधर हमने सप्लाई ले ली क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर प्राइस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y एक्सिस पे लिए जाते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x एक्सिस पे लिए जाते हैं। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोचो, अगर हमने प्रोडक्शन फंक्शन किया, प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने इधर क्या लिया था, x एक्सिस पे मैंने लिए थे यूनिट्स ऑफ लेबर, और इधर मैंने क्या लिया था, इधर मैंने लिया था टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, यही लिया था ना। अब सोचो कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप जितने लेबर के यूनिट ज्यादा लगाओगे उतनी टोटल प्रोडक्शन आपकी ज्यादा होगी। मतलब लेबर जो है वो क्या हो गया, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और टोटल प्रोडक्शन उस पर डिपेंड करती है। अब ध्यान से सोचो भी, आप 5 लोग लगाते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से टोटल प्रोडक्शन होगी। आप 10 लोग लगाते हो उसके हिसाब से टोटल प्रोडक्शन होगी। आप 100 लोग लगाते हो उसके हिसाब से टोटल प्रोडक्शन होगी। सो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, यूनिट्स ऑफ लेबर के ऊपर। तो यूनिट्स ऑफ लेबर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना, तो हमने x एक्सिस पे लिया था। अब मैंने इसलिए कहा था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं है। क्या चक्कर है वो उसके लिए आप डिमांड वाले लेक्चर देखो, उसमें आपको लॉजिक मिल जाएगा। सिर्फ इतना बताऊंगा इस लेक्चर में तो कि यहाँ पे आपने ए फर्म की सप्लाई लेनी है और इधर आपने प्राइस लेना है। तो हम पहले सप्लाई ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इधर हम सप्लाई ले लेते हैं और इधर हमने प्राइस ले लिया, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो देखिए प्राइस 1 सप्लाई 1, सो प्राइस 1 सप्लाई 1, तो आप आ गए ए पॉइंट पे। प्राइस 2 सप्लाई 2, प्राइस 2 और उसके ऊपर सप्लाई 2, तो ये आप आ गए बी पॉइंट पे। प्राइस 3 सप्लाई 3, प्राइस 3 और उसके ऊपर सप्लाई भी 3, तो ये आप आ गए सी पॉइंट पे। प्राइस 4 सप्लाई 4, प्राइस 4 और उसके ऊपर सप्लाई भी 4, तो ये आप आ गए डी पॉइंट पे। प्राइस 5 सप्लाई 5, प्राइस 5 सप्लाई 5, तो ये आप आ गए ई पॉइंट पे। ओके, सो अगर हम ए बी सी डी और ई इनको मिला दें तो ये कर्व बनी जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, इसको हमने नाम दिया एस एस। तो जो एस एस है वो क्या है, वो आपकी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है जो क्या कर रही है,
प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन दिखा रही है, किस तरह का, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव मींस कि दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अगर एक प्रोड्यूसर का कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो मार्केट में उस चीज को बेचने वाला है, अगर हम प्रोड्यूसर ना बोले तो हम सेलर बोल सकते हैं, जो उस कमोडिटी को मार्केट में सेल करने वाला है, अगर उसको अपनी कमोडिटी का रेट पहले से ज्यादा मिलेगा, प्राइस ज्यादा मिलेगा, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेगा, ज्यादा कमोडिटी मार्केट में भेजेगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे इधर प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे इधर जो है वो क्या होगा, वो सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। जैसे हमने डिमांड में बात की थी कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, क्योंकि डिमांड किसने करनी होती है, डिमांड करनी होती है कंज्यूमर ने। मैं डिमांड करने गया, अगर मुझे कोई कमोडिटी पहले से महंगी मिलेगी तो मैं कम खरीदूंगा, अगर मुझे सस्ती मिलेगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। प्राइस और डिमांड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, बट प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बन गई। कौन सी कर्व बनी, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनी। क्यों बनी, क्योंकि हमने इसको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से बनाया, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम जो है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को चेंज कर देते हैं विद मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व बनानी है तो वो किससे बनेगी, वो बनेगी मार्केट सप्लाई शेड्यूल से। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए हमें एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है वो बनाना पड़ेगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, प्राइस लिख लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं सप्लाई बाय फर्म ए, यहां पे हम लिख लेते हैं सप्लाई बाय फर्म बी, और यहां पे हम लिख लेते हैं मार्केट सप्लाई। ठीक है, सो प्राइस वैसे ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये कहती है इसका टेबल सेम ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये क्या होगा, ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बन गया जो हमने पहले यूज किया था। बी फर्म कहती है कि मैं तो सेल करूंगी 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है मैं एज इट इज पिक कर रहा हूं उसको। सो टोटल मार्केट में सप्लाई 3 5 7 9 और 11। सो ये बन गया हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इसी से हम क्या करते हैं, इसी से हम जो है बनाते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। अब जैसे सोचो कि जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, ये जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल हमने बनाया, ये हमने कैसे बनाया, हमने मार्केट सप्लाई को कैसे कैलकुलेट किया, हमने ए फर्म की सप्लाई देखी, बी फर्म की सप्लाई देखी, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, मार्केट सप्लाई। वैसे ही जब मार्केट सप्लाई कर्व बनाएंगे तो भी हम क्या करेंगे, पहले ए फर्म की सप्लाई कर्व बनाएंगे अलग, वो बनेगी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, फिर बनाएंगे बी फर्म की सप्लाई कर्व, और वो खाली बी फर्म की होगी तो वो भी अपने आप के अंदर एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगी। फिर क्या करेंगे, ए फर्म की सप्लाई कर्व और बी फर्म की सप्लाई कर्व को ऐड कर देंगे तो बन जाएगी मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक, कैसे, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, सो दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आ गया प्राइस, ये आ गई आपके यहाँ पे सप्लाई बाय फर्म ए। ठीक है, ये ए फर्म की आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम साथ में एक बी फर्म की बना लेते हैं, ये बी फर्म की है। ओके, अब यहां पे y एक्सिस, यहां पे प्राइस, यहां पे नीचे आएगी सप्लाई बाय फर्म बी। सो फर्म बी की सप्लाई 1 2 3 4 5 6। अब जो प्राइस है, अब वो तो ए और बी दोनों के लिए सेम है,
तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आपने सब प्राइस लेना है वो इनका पैरेलल लेना है। जो प्राइस ए के लिए था वही प्राइस आपने बी के लिए लेना है। तो इसके लिए बिल्कुल लाइंस लगा लीजिएगा सामने। हो गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करके यहां से 10 10 10 10 एंड 10। ओके, सो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी एंड 5 रुपी। ओके, बट यहां पर एक्स एक्सिस में गलती मत कर जाइएगा, वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई कम्युनिटी के लिए क्यों? क्योंकि जो वाई फर्म है, जो हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, इसके ऊपर जो हमने बी फर्म की सप्लाई ली है वो कहां से शुरू हो रही है? 2 से। तो यहां पे इसको 2 से शुरू मत कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो ए फर्म है उसकी सप्लाई 1 से शुरू हो रही थी, तो हमने 1 2 3 4 5 लिखा। जो बी फर्म है उसकी सप्लाई 2 से शुरू हो रही है, तो हमने 2 3 4 5 6 लिख देना है। ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे तब मैं आपको कुछ रूल्स सिखाऊंगा, उसमें क्या होगा सोच के देखो। आपने यहाँ पे क्या किया, 1 की जगह पे 2 लिख दिया, सपोज करो। ठीक है, मैं जान के गलत लिख रहा हूं। आपने 2 लिख दिया, यहाँ पे इसका मतलब आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब आपने क्या किया, एक ब्लॉक अगर आप ग्राफ पेपर अपने पास रखें तो आपको पता लगेगा कि एक ब्लॉक के अंदर 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, सो यहां से लेके और यहां तक देखो, आपने यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 3 लिखा है, मतलब जो 10 लाइंस थी इनके बीच में आपने उन 10 लाइंस के गैप को 1 माना। ठीक, 2 से 3। फिर आपने क्या किया, यहां पे 3 लिखा, यहां पे 4 लिखा। अगले ब्लॉक के अंदर फिर से 10 लाइंस थी, आपने फिर उनको 3 से 4 यानी कि 1 माना। पर जो आपका पहला ब्लॉक था, ये 0 था, ये 2 था, उसमें भी 10 लाइंस थी। अब आपने उन 10 लाइंस को कितना लिख दिया, यहाँ पे 2। तो मतलब पहली जो 10 लाइंस है वो बन गई 2, और बाद वाली 10 लाइंस कितनी बनी, 1। तो आपका स्केल गलत। तो इसलिए ये गलती मत कर जाइएगा, स्केल जो है वो ठीक लीजिएगा। सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जितने भी लाइंस हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सेम स्केल पे होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 रहेगा। अब देखिए, अब अगर हम मार्केट को बनाएं, सो मार्केट के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो जो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बनेगी हमारी मार्केट सप्लाई कर्व। तो अब यहाँ पे हम मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस रहेगा, ठीक है, यहां पे रहेगी मार्केट सप्लाई, यहां पे क्या रहेगी, मार्केट सप्लाई एक्स एक्सिस पे। सो मार्केट सप्लाई कहां से शुरू हो रही है, 3 से। तो फिर वही गलती मत कर जाइएगा, यहां से 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे एक फर्स्ट ब्लॉक में यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसका मतलब पहली 10 लाइंस को आपने 3 बोल दिया। फिर आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे 5, तो अगली 10 लाइंस को आपने 2 कह दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो स्केल जो है वो ठीक होना चाहिए, स्केल में गलती मत कीजिएगा। मैं 2 का स्केल लेने वाला हूं, 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, जो प्राइस रहेगा वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो जो प्राइस इसके लिए था उसी को मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ पे मार्केट सप्लाई के लिए ये इधर चला जाएगा। So the price for both the firms is same. So this one, this one, this one, this one and this one. So अब जो प्राइस रहेगा यहाँ पर इस फर्म के लिए, टोटल के लिए, वो भी कितना रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5। प्राइस इज सेम। सो सबसे पहले हम बनाते हैं ए फर्म की सप्लाई को। सो प्राइस 1 सप्लाई 1, प्राइस 1 सप्लाई 1, प्राइस 2 सप्लाई 2, प्राइस 3 supply 3, price 4 supply 4, price 5 and supply 5। सो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो इसको हम नाम देते हैं एस ए। एस ए मीन्स सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। जो सेकंड है उसके अंदर हम बनाने वाले हैं बी फर्म की। सो देखिए, प्राइस 1 सप्लाई 2, प्राइस 1 सप्लाई 2, price 2 supply 3, price 3 supply 4, price 4 supply
5, प्राइस 5, सप्लाई 6। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो ये आपको एक कर्व मिलेगी, इसको बोल देंगे एस बी, मतलब बी फर्म की सप्लाई कर्व। अगर हम लास्ट में देखें प्राइस 1, मार्केट सप्लाई 3, तो 3 कहां पे आएगा? 2 और 4 के सेंटर में। प्राइस 1 है और सप्लाई कितनी है? 3। प्राइस 2 पे सप्लाई कितनी है? 5। प्राइस 3 पे सप्लाई कितनी है? 7। प्राइस 4 पे सप्लाई कितनी है? 9। और प्राइस 5 पे सप्लाई कितनी है? 11। ओके, सो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। इनको मिला दीजिए तो इसको हम नाम दे देते हैं एस एम। एस एम क्या हो गया? ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो हो गया। ठीक है, अब इसको हमने कैसे बनाया ध्यान से देखिए। अब जो आपने ये डायग्राम बनानी है इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो ये 3 डायग्राम बने, ठीक है, दिस इज फॉर फर्म ए, दिस इज फॉर फर्म बी, और ये क्या है? ये ए और बी को ऐड करके इसके लिए बनी है मार्केट के लिए। सो ये तीनों डायग्राम जो है वो क्या होने चाहिए? बिल्कुल ऐसे पैरेलल बनानी है। ठीक, यानी आप थोड़ा पेज का अपने कॉपी का हिसाब लगा लीजिएगा कि ऑल दीज 3 डायग्राम्स शुड बी इन द पैरेलल फॉर्म और इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। इसको ऐसे नहीं बनाना कि ए फर्म की ऊपर बना दी, बी फर्म की नीचे बना दी और टोटल मार्केट के नीचे बना दी। ऐसे लाइन में नहीं बनानी है, आपने वर्टिकली नहीं बनाना है, आपने इसको हॉरिजॉन्टली बनाना है। क्यों? क्योंकि सोचो कि अब अगर हमने मार्केट सप्लाई को कैलकुलेट किया था तो कैसे किया था? हमने कहा था 1 2 इन दोनों को प्लस किया इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। जो हमने टोटल किया वो हमने हॉरिजॉन्टली किया है, ऐसे लाइन में हमने ऐसे टोटल नहीं किया कि 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल लगा लो, है ना, या 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल लगा लो, या 3 5 7 9 11 ऐसे टोटल लगा लो। हमने कॉलम वाइज टोटल नहीं किया। अगर आपने क्या किया, इसको ए फर्म ऊपर, बी फर्म नीचे, सी जो मार्केट है वो नीचे, तो वो क्या बन जाएगी? वो तो कॉलम वाइज बन जाएगी आपकी। पर जो आपने टोटल किए हैं वो आपने रो वाइज किए हैं, आपने हॉरिजॉन्टली किए हैं, तो इसलिए इनके कर्व जो है ये भी हॉरिजॉन्टली ही बनेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो क्या है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मतलब जो मार्केट सप्लाई है ये वाली, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल समेशन है। किसका? इंडिविजुअल सप्लाई का। ये वर्टिकल समेशन नहीं है। तो इसलिए ये 3 की 3 डायग्राम जो है वो एक लाइन में बनेंगी, तो ही आपका न्यूमेरिकल जो है या आपका जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ये आपका सही हो पाएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान जो है वो आपने जरूर रखना है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ईदर बाय द टेबल और शेड्यूल और बाय द कर्व। सो अगर हम शेड्यूल बनाएं तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, अगर हम जो है दूसरा बनाएं तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल, अगर हम इसको कर्व के थ्रू दिखाएं सो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। तो अगर आपने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व बनानी है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना शेड्यूल के हम कर्व जो है वो नहीं बना सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. So meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.